जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और आज की इस वीडियो में हम 15 मार्च 2021 को आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हुआ है इसमें पूछे गए जीके और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो आज के अगर हम लोग शिफ्ट की बात करते हैं तो मैथ आपकी आज आसान ही रही है। रीजनिंग की अगर हम लोग बात करते हैं तो रीजनिंग भी आपकी आसान थी, लेकिन अगर हम लोग जीके के सेक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपके प्रश्न पूछे गए वह इजी टू मॉडरेट रहे हैं। यानी कि कुछ प्रश्न तो ऐसे रहे जो कि रिपीटेड हैं, कुछ प्रश्न बिल्कुल ही नए थे और कुछ प्रश्न बिल्कुल यहाँ पर टफ टाइप के पूछे गए थे, यानी कि उन प्रश्नों का उत्तर देना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। तो आइए देख लेते हैं कि आज किस प्रकार के प्रश्न यहाँ पर पूछे गए थे। तो पहला प्रश्न जो कि आसान ही था कि 2024 का जो ओलंपिक खेल होगा इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न था। इसका आयोजन होगा फ्रांस की राजधानी पेरिस में। कहाँ पर? फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसका आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि 2016 में रियो डी जेनेरियो में हुआ था, जो कि आपको ब्राज़ील में मिलेगा। 2018 की बात करते हैं तो ये आपका शीतकालीन ओलंपिक था, दक्षिण कोरिया के प्योंगचांग में हुआ था। इस साल यानी कि 2021 में आपका टोक्यो का ओलंपिक होगा। 2020 में होना था लेकिन कोविड के कारण नहीं हो पाया। 2022 में आपके चीन में होगा। याद रखिएगा ये भी आपका शीतकालीन ओलंपिक है। 2024 वाला मैंने आपको बता ही दिया। 2028 वाला जो है ये आपका होगा लॉस एंजल्स में। इसके अलावा पूछा जा चुका है कि 2026 में जो आपका शीतकालीन ओलंपिक है वह कहाँ पर होगा। तो याद रखिएगा ये होगा मिलान और कोर्टना नाम के शहर में, जो कि आपको मिलेंगे इटली में। तो ओलंपिक के आयोजन आपको विशेष तौर पर याद रखने हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि 2019 में कौन सा देश यूरेनियम के उत्पादन में शीर्ष स्थान पर रहा। तो यूरेनियम के अगर हम लोग भंडारों की बात करें या फिर उत्पादन की बात करते हैं तो कजाकिस्तान देश इसमें हमेशा ही शीर्ष पर रहता है। तो ये आप लोग आंख मूंद करके लगा सकते हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर कजाकिस्तान करेक्ट होगा। अन्य देशों की बात करते हैं तो कनाडा भी यूरेनियम का काफ़ी उत्पादन करता है, ऑस्ट्रेलिया भी करता है, ये आपको ध्यान रखना है। और जब हमारे देश में यूरेनियम की बात हो तो आपको जादूगौड़ा की खान के बारे में याद रखना है। कौन सी? जादूगौड़ा की जो हमारे यहाँ पर खान है वह यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आने वाले समय में आप CBT2 एग्ज़ाम या फिर अगर आप ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए स्टैटिक जीके पोर्शन की तैयारी करना चाहते हैं तो फिर आपको नीचे मुझे मेरे अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक मिलेगा, इस पर क्लिक करके आप मुझे फॉलो कर लीजिए। आज शाम को 3 बजे आपको एक वीडियो मिलेगी जिसमें हम लोग संविधान से जुड़े हुए प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, और आज रात की जो वीडियो होगी उसमें मैं आपसे CBT2 में पूछे गए प्रश्नों को डिस्कस करने वाला हूं। तो दोनों क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रोफाइल पे क्लिक करके अगर आप फॉलो कर लेंगे तो हर क्लास के बारे में जानकारी आपको मिला करेगी। इससे पहले कई सारे फ्री क्लास मैं ऑलरेडी ले चुका हूं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो अगर आप चाहें तो इन क्लास को भी पढ़ सकते हैं। इनकी फ्री PDF भी आपको वहीं पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप अनअकैडमी का कोई प्लस कोर्स खरीदना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, और अगर आप यूज करेंगे कोड KV10 तो इससे आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि भारतीय संविधान की जो तीसरी अनुसूची है इसमें क्या चीज़ें शामिल हैं। तो अगर हम लोग तीसरी अनुसूची की बात करते हैं तो जो भी हमारे यहाँ पर MP होते हैं, MLA होते हैं, केंद्रीय मंत्री हो गए, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हो गए, CAG हमारे यहाँ पर हो गए, तो इन सभी के पद और गोपनीयता के बारे में प्रावधान यहाँ पर दिया गया है। किसके बारे में? इनके पद और गोपनीयता के बारे में प्रावधान दिया गया है। तो ये बात हुई तीसरी अनुसूची की। बाद में एक लोगों ने ये बताया कि पार्ट 2 के बारे में पूछा था। तो पार्ट 2 के बारे में याद रखिएगा कि इसमें नागरिकता का प्रावधान दिया गया है। हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 5 से 11 है उसमें यहाँ पर नागरिकता के बारे में बताया गया है। तो एग्जैक्ट आप लोग बताइएगा कि तीसरी अनुसूची के बारे में पूछा गया था या फिर नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पूछा गया था। फिर एक प्रश्न था कि बाबर के संबंध में तुगलमा किससे संबंधित है। तो तुगलमा के बारे में आप सभी को पता होगा कि यह एक प्रकार की युद्ध नीति थी। क्या थी? यह एक प्रकार की युद्ध नीति थी, और अकबर के द्वारा जब इब्राहिम लोदी के साथ में पानीपत का पहला युद्ध लड़ा गया था 1526 में, तो उस समय बाबर ने इस तुगलमा नीति का प्रयोग किया था। तो ध्यान रखिएगा तुगलमा एक युद्ध नीति है। तो ये भी आप कह सकते हैं आसान सा प्रश्न था। अगर आपने बाबर के बारे में पढ़ा होगा तो तुगलमा के बारे में आपको जरूर पता होगा। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि G20 सम्मेलन 2019, ध्यान रखिएगा 2019 पूछा गया था कि 2019 का आयोजन कहाँ पर हुआ था। तो ये हुआ था जापान के ओसाका शहर में। 2020 की बात करते हैं तो सऊदी अरब के रियाद में हुआ। 2021 की बात करते हैं तो ये इटली में होगा। इसी प्रकार से अगर हम लोग 2022 की बात करते हैं तो इंडोनेशिया में होगा। 2023 में अपने देश भारत में होगा, और 2024 में जो इसका आयोजन है वह होगा ब्राज़ील में। तो 2024 तक के G20 समिट के बारे में घोषणा की जा चुकी है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि अगस्त क्रांति किससे संबंधित है।
तो चाहे हम लोग बात करते हैं अगस्त रेवोल्यूशन की या फिर हम बात करें क्विट इंडिया मूवमेंट की, तो दोनों को एक ही बात है, यानी कि हमारे यहाँ पर जो भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में शुरू हुआ था, उसी को हम लोग अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। तो भारत छोड़ो आंदोलन से इससे पहले भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि मुंबई का जो ग्वालियर टैंक मैदान है, वहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न पूछा गया कि इनमें से किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। तो अगर हम लोग बात करते हैं विटामिन B12 की, किसकी? विटामिन B12 की, तो इसमें आपको मिलता है कोबाल्ट। और विटामिन B12 की बात हुई है तो आपको याद रखना है कि इसे हम लोग साइनोकोबालामीन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? साइनोकोबालामीन के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि इनमें से किस तत्व का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है। तो अगर हम लोग अपने पूरे पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो डेंसिटी है वह आपको मिलेगी ऑस्मियम की। ऑस्मियम यानी कि OS, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 76, उसका घनत्व सबसे ज़्यादा होता है। अब इसमें ऑप्शन आपके क्या दिए गए थे? पारा भी दिया गया था या नहीं दिया गया था, ऑस्मियम था या नहीं था, उस हिसाब से आप लोग इसको टिक करेंगे। लेकिन अगर हम लोग सबसे ज़्यादा डेंसिटी वाले एलिमेंट की बात करते हैं तो वह आपका है ऑस्मियम। इसी प्रकार से सबसे कम वाले की बात की जाए तो ध्यान रखिएगा, सबसे कम वाला आपका है हाइड्रोजन। कौन सा? हाइड्रोजन की डेंसिटी सबसे कम होती है। फिर एक प्रश्न था, बहुत ही आसान सा प्रश्न था कि राष्ट्रपति के द्वारा किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश को जारी किया जाता है। तो राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद पहले भी पूछे जा चुके हैं। ध्यान रखिएगा कि जो हमारे संविधान में अनुच्छेद 123 है, इसके अंतर्गत राष्ट्रपति महोदय अध्यादेश जारी करते हैं। एक प्रश्न राष्ट्रपति से और बहुत बार पूछा गया है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत हमारे जो राष्ट्रपति महोदय हैं वह सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये आपका है 143। इसके अलावा पूछा जा चुका है कि संयुक्त अधिवेशन का जो प्रावधान है वह किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। तो ये आपका 108 है। क्षमादान की शक्ति के बारे में पूछा ही जा चुका है, अनुच्छेद 72 है। इसी प्रकार से महाभियोग की बात करते हैं राष्ट्रपति के ऊपर तो अनुच्छेद 61 है। तो ये सारे राष्ट्रपति से संबंधित जो आर्टिकल हैं उनके बारे में आपको पढ़कर जाना है। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि अकबर के द्वारा किसे जरी कलम की उपाधि दी गई थी। तो जरी कलम की उपाधि की बात करते हैं तो ये दिया गया था मोहम्मद हुसैन को। किसे? मोहम्मद हुसैन, जो कि अकबर के दरबार में एक प्रमुख ग्रंथकर्ता थे। इनको ये उपाधि अकबर के द्वारा दी गई थी। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि हल्दी घाटी का जो युद्ध है वह कब हुआ था। तो आसान सा प्रश्न था, ये आपका हुआ था 18 जून 1576 को। कब? 18 जून 1576 को जो हमारे राणा प्रताप साहब थे उनके तरफ से ये युद्ध लड़ा गया था। अकबर की तरफ से यहाँ पर अंबर के जो राजा मान सिंह हैं वे शामिल हुए थे। और ध्यान रखिएगा कि हल्दी घाटी का जो युद्ध है वह 18 जून 1576 को हुआ था। फिर पूछा गया कि इनमें से विषम चुनिए, यानी कि कई सारी आपको राजधानियां दी गई थी और उनमें से एक को विषम चुनना था। तो काठमांडू था, थिम्पू था, ढाका थी। काठमांडू यानी नेपाल की राजधानी, थिम्पू यानी कि भूटान की राजधानी, ढाका ये बांग्लादेश की राजधानी। तो इसमें एक कोई सिटी दिया गया था, बाकी 3 राजधानियां थी, एक कोई सिटी था। तो सिटी कौन सी थी वह आप कमेंट में बताइएगा। फिर एक प्रश्न पूछा गया, बहुत ही आसान सा प्रश्न, कि ओजोन परत को किस में मापते हैं। तो ओजोन परत के बारे में याद रखिएगा, डॉप्सन में इसको मेजर करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस की बात करते हैं तो इसे हम लोग 16 सितंबर को मनाते हैं। इससे पहले यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि कौन सा समझौता ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। तो जो आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था 1987 में, वह आपके ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। आपको याद रखना है कि हमारे वायुमंडल में जो स्ट्रेटोस्फीयर है वहाँ पर आपको ओजोन परत देखने को मिलेगी। ये हमारी सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। खोज किसने की थी ये भी आपको याद रखना है। तो 1913 में फैब्री चार्ल्स और हेनरी बुसोन के द्वारा ये जो आपकी ओजोन लेयर है इसकी खोज की गई थी। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया कि 10 निवल कितने बिट के बराबर होता है। तो बिट, बाइट, मेगाबाइट, इन सबसे लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। एक निवल में आपका होता है 4 बिट। तो 10 निवल की बात करते हैं तो इसमें आपको 40 बिट देखने को मिलेगा। तो एक फिर प्रश्न पूछा गया कि इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है। तो इनपुट डिवाइस के बारे में ऑलरेडी हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं। कीबोर्ड की बात करें, माउस की बात करें, स्कैनर हो गया, माइक्रोफोन हो गया, टच स्क्रीन, जॉयस्टिक, वेबकैम, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, ग्राफिक टैबलेट, डिजिटल कैमरा, बार कोड रीडर, OCR रीडर, स्मार्ट कार्ड रीडर, बायोमेट्रिक सेंसर, ये सारे आपके इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल हैं। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि डूरंड कप किस खेल से संबंधित है। तो यह भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। डूरंड कप की बात करते हैं तो ये आपके फुटबॉल से संबंधित है। इसी प्रकार से फुटबॉल के अन्य टूर्नामेंट की बात करें तो ला लीगा कप हो गया, UEFA चैंपियनशिप हो गया, जुल्स रिमेट ट्रॉफी हो गई। तो ये सारी अगर हम लोग बात करें तो ये सारे आपके फुटबॉल से संबंधित ट्रॉफियाँ हैं। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि इमीसैट किस प्रकार की सैटेलाइट है। तो ये आप कह सकते हैं थोड़ा सा टफ प्रश्न था। अगर हम लोग इमीसैट सैटेलाइट की बात करते हैं तो ये एक रिकॉनेसेंस सैटेलाइट है, यानी कि सैन्य परीक्षण से संबंधित सैटेलाइट है।
अब मुख्य रूप से इसका काम क्या है, तो 2019 में 1 अप्रैल के दिन इसको लॉन्च किया गया था। इसको डेवलप किसने किया था, तो DRDO के द्वारा इसको डेवलप किया गया था। मुख्य रूप से इसका काम क्या होता है कि हमारे यहाँ पर जो भारतीय सेना है, भारतीय सेना को जो दुश्मन सेना है उनके बारे में जानकारी प्रदान करे, इसके अलावा जो भी दुश्मनों के रडार होते हैं उनके बारे में भी जानकारी प्रदान करे। तो ये इसका मुख्य रूप से काम होता है और इसी के लिए 1 अप्रैल 2019 को इसे लॉन्च किया गया था। रॉकेट जो यूज हुआ था वह आपका है PSLV QLC-45, ये इसके रॉकेट का नाम है। अगला प्रश्न पूछा गया कि विजयनगर की राजधानी हम्पी के जो खंडहर हैं इसको किस इंजीनियर के द्वारा खोजा गया था। तो अगर हम लोग हम्पी की बात करते हैं तो इसे खोजा गया था कर्नल कॉलिन मैकेंजी के द्वारा। किसके द्वारा, कर्नल कॉलिन मैकेंजी के द्वारा। तो ये तो आपका बहुत ही टफ प्रश्न था। विजयनगर साम्राज्य के बारे में आप सभी को पता होगा, यहाँ की राजधानी हम्पी थी। 1336 में हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों के द्वारा इसको बसाया गया था। हम्पी जो है वह आपके यूनेस्को में भी शामिल है। लेकिन पूछ लिया गया कि जो इसके खंडहर थे उसको किस इंजीनियर ने खोजा था, तो कर्नल कॉलिन मैकेंजी के द्वारा 1800 ईस्वी में इसको खोजा गया था। फिर एक बहुत ही आसान सा प्रश्न था कि इनमें से कौन सा टैक्स GST में शामिल नहीं है, यानी कि कौन सा जो स्लैब है वह GST में शामिल नहीं है। तो ये आपका टैक्स है जो कि GST स्लैब में शामिल है, जैसे 5% हो गया, 12% हो गया, 18% हो गया, 28% हो गया। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। GST की अगर हम लोग बात करते हैं तो 101वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको लागू किया गया था। 1 जुलाई 2017 से ये आपका लागू हुआ था। तो ये सारे प्रोविजन GST के बारे में आपको याद रखना है। फिर एक प्रश्न पूछा गया था दामोदर नदी घाटी परियोजना से, एग्जैक्ट प्रश्न क्या था वह मुझको यहाँ पर नहीं मिल पाया है। एक प्रश्न बताया गया कि इंग्लैंड ओपन से कोई था, क्या प्रश्न था वह भी मुझे नहीं मिल पाया है। 2019 में किसी नोबेल पुरस्कार से प्रश्न पूछा गया था, यानी कि व्यक्ति का शायद नाम दिया गया था और पूछा गया था कि इनको किस फील्ड में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो इस प्रकार के कई सारे टफ प्रश्न भी पूछे गए थे। तो अगर आपने पेपर दिया है तो नीचे कमेंट में बताइएगा कि और कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे जिसको हम लोग दूसरी शिफ्ट में डिस्कस कर सकें। बाकी इसकी जो PDF होगी उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर आपको सर्च करना है KV गुरुजी, जहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर सेकंड शिफ्ट वाले वीडियो में। अनअकैडमी की जो मेरी प्रोफाइल है उसको फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपको स्टैटिक जीके की जो सबसे बेहतर तैयारी है वह उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।